क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर में मुझे एक छोटी सी चर्चा करनी है, मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड। ठीक है जी। और मेजर्स टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड सिर्फ अपोजिट अपोजिट कर देना है। सेम स्लाइड पे वो मैं भी कर दूंगा बेटा, आपको कोई कष्ट नहीं दूंगा। चैप्टर खत्म हो जाएगा और पूरी यूनिट भी। ठीक है जी। 3 चैप्टर से बनी हुई यूनिट थी। ठीक है जी। 2 कल कर चुके थे, दूसरा कल खत्म करा, हाथों हाथ तीसरा चैप्टर मैंने शुरू कर दिया। आज खत्म कर देते हैं। ठीक है जी। चलो जी। बेटा, टॉपिक का नाम है मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड। मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड। एक बात बोल देता हूं बेटा, ताकि कल जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको बात समझ में आ जाए। एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशन में कोई अंतर नहीं होता। ठीक है। और इन्फ्लेशन आने का कारण है सिर्फ एक होता है, जब भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ाओगे ना, इन्फ्लेशन आएगा ही आएगा। ठीक है जी। मैं कहता हूं आपको 15-20 कारण बता सकता है, कोई भी बुक बता सकती है, पर घूम फिर के आप देखोगे ना, उन 15 से 20 कारण में एक ही जड़ निकलेगी। जड़ एक ही है, पैसा अगर इकोनॉमी में ज्यादा है तो हमेशा इन्फ्लेशन आएगा। ठीक है जी। तो अगर कभी मैं पढ़ा रहा हूं मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड या मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, तो बेटा क्या करना होगा उसमें, मुझे पैसा निकालना होगा इकोनॉमी से बाहर। ठीक है जी। बेटा, कौन कौन मेजर्स लगा सकता है? बेटा, गवर्नमेंट भी लगा सकती है, आरबीआई भी लगा सकता है। देखो, गवर्नमेंट जो मेजर्स लेती है उनको बोला जाता है फिस्कल मेजर्स। पेपर में कई बार अलग से आ जाते हैं। फिस्कल मेजर्स कौन लेता है बेटा? हमेशा गवर्नमेंट। और मॉनेटरी मेजर्स भी लगाए जा सकते हैं। मॉनेटरी मेजर्स कौन लेगा बेटा? आरबीआई ओनली। ठीक है जी। बेटा, फिस्कल मेजर्स सिर्फ दो ही तरीके हो सकते हैं, दो ही मेजर्स हैं। और बेटा ये याद तब आएगा जब कल रीजन याद आएंगे। कल हमने रीजन पढ़े थे एक्सेस डिमांड के 7। पहला रीजन क्या था? इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दूसरा था रिडक्शन इन टैक्सेस। बेटा, अगर कारण ये था रिडक्शन इन टैक्स, तो बेटा टैक्स बढ़ा दो ना। इंक्रीज इन टैक्सेस और इंक्रीज इन टैक्स रेट। फिर हमने कारण बढ़ा था इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट को सिर्फ ये 2 काम करने हैं और बेटा मेजर्स पूरे हो जाएंगे एक्सेस डिमांड के, गवर्नमेंट के। इधर देखना चाहिए। अच्छा, क्या होगा अगर सरकार टैक्सेस बढ़ा दे तो? मान लो इकोनॉमी में अभी 30% के टैक्सेस हैं। कोई इंसान 100 रुपए की इनकम कमाता है, 30 सरकार को देता है, 70 उसके लिए बच जाता है। डिस्पोजेबल इनकम उसके हाथ में बच जाती है 70। और यही सिचुएशन है, तब भी इन्फ्लेशन आ रहा है। बेटा, सरकार को टैक्सेस बढ़ाकर ना 40% कर देनी चाहिए। अब क्या होगा बेटा? उसके हाथ में कितने रुपए बचेंगे? अगर 100 कमाएगा तो 40 सरकार को देगा, 60 ही तो बचेंगे। कहाँ पहले डिमांड 70 की करता था, अब 60 की करेगा। कहीं ना कहीं बेटा एक्सेस डिमांड कुछ हद तक तो करेक्ट हो जाएगी। कुछ हद तक तो करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। बेटा, हमारी इकोनॉमी एक ही प्रिंसिपल पे काम करती है, जो चीज एक इंसान के लिए खर्चा है वो दूसरे के लिए इनकम है। बेटा, अगर सरकार कम पैसे खर्चेगी तो ऑब्वियस सी बात है लोगों के हाथ में कम इनकम जाएगी। जितनी कम इनकम जाएगी, कहीं ना कहीं बेटा एक्सेस डिमांड कंट्रोल होने लगेगी। कोई दिक्कत तो नहीं? बात क्लियर है? समझ आई दोनों? बेटा, अब मैं मॉनेटरी मेजर्स की बात कर रहा हूं। आपको बता देता हूं बेटा, एक चैप्टर अब मैं उधर से कराऊंगा, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। उसके बाद मनी एंड बैंकिंग कराऊंगा पहले। बेटा, जब मैं बैंकिंग कराऊंगा ना, हमने सेंट्रल बैंक के फंक्शन पढ़ने हैं, पेपर में आते हैं, हर बार आते हैं। बेटा, सेंट्रल बैंक का फंक्शन है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो मैं अब कराने जा रहा हूं। मैं वहां नहीं पढ़ाऊंगा इस सेम फंक्शन को। ठीक है जी, यहां बहुत अच्छे से पढ़ लो। ठीक है। मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड में बेटा आरबीआई कैसे कंट्रीब्यूट करता है ये समझते हैं। बेटा, आरबीआई 2 तरीके के मेजर्स ले सकता है, क्वांटिटेटिव मेजर्स, क्वांटिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स। क्या फर्क होता है बेटा क्वांटिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर्स में, वो अभी समझ में आ जाएगा। बेटा, ये 3 है, क्वालिटेटिव भी 3 है। सबसे पहले देखो, मैं आपको बता देता हूँ एक शॉर्टकट। इन्फ्लेशन वर्ड आई से स्टार्ट है ना, यहाँ ज्यादातर चीजों में ना स्टार्टिंग में आई आई आता चला जाएगा।
ठीक है जी, जैसे कि इंक्रीज इन बैंक रेट और इंक्रीज इन रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन स्लैश या ब्रैकेट में सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, increase in LRR, increase in LRR, क्वालिटेटिव में पहले increase in margin requirement, moral suasion, क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग को कुछ बुक सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी लिखती हैं, तो आपसे क्रेडिट राशनिंग लिखो या सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल एक ही बात है। अब बाबू सब आराम से देखना, समझते हैं इस चीज को। बेटा क्वांटिटेटिव मेजर्स में एक मेजर है इंक्रीज इन बैंक रेट, इंक्रीज इन रेपो रेट। क्या फर्क होता है बेटा? बैंक रेट और रेपो रेट में ना बस एक वर्ड का अंतर है, ठीक है जी, बाकी सारी बात सेम है। तो पहले बाकी सारी बात समझते हैं। बेटा बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है। आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को जिस रेट पर लोन देता है बेटा, उससे बोलते हैं बैंक रेट। मान लो कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को ना 8% पे लोन दे रहा है, सॉरी आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को 8% पे लोन दे रहा है। अगर कॉमर्शियल बैंक को ये 8% पे मिल रहा है, तो बेटा जब वो पब्लिक को देगा तो 8% पे तो नहीं देगा, वो कहेगा भैया मैं भी कुछ कमाऊंगा। तो उसने पब्लिक को ना 10% पे लोन देना शुरू किया। और मैं कहता हूं ऐसी सिचुएशन चल रही है इकोनॉमी में और फिर भी इन्फ्लेशन आ रहा है, ठीक है जी। आरबीआई क्या करे ऐसे सिचुएशन में? बेटा बैंक रेट बढ़ा दो। आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को कह दिया जी हम आपको 10% से कम पे लोन नहीं देंगे, 10% पे देंगे। अगर कमर्शियल बैंक को ही 10% में मिलेगा तो क्या वो पब्लिक को 10% पे दे देगा? ऐसा तो ही नहीं सकता, खुद भी कुछ कमाना चाहेगा। उसने कहा क्या पब्लिक में आपको 12% पे लोन दूंगा। पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक कहेगी भाई अभी कुछ दिन पहले तो पता कर गया तब 10% पे लोन मिलता था, आज 12 पे, छोड़ हम नहीं लेते, जब कम होगा तब देखेंगे। बेटा लोन ऑटोमेटिकली डिस्करेज हो जाएंगे और यही ऑब्जेक्टिव होता है एक्सेस डिमांड के टाइम पर। एक्सेस डिमांड क्यों है? क्योंकि इकोनॉमी में पैसा ज्यादा है, पैसा निकालना है ना बाहर, और आप बेटा जब ऐसा करोगे पैसा निकालने में कामयाब रहोगे, कोई लोन लेगा ही नहीं, डिस्करेज होने लगेंगे लोन। और बेटा यही तो हम चाहते हैं कि लोन डिस्करेज हो ऐसे सिचुएशन में। अगर हम लोन बांटेंगे इकोनॉमी में पैसा पहुंचता रहेगा बेटा, इन्फ्लेशन रुकेगा नहीं और बढ़ता रहेगा। तो ये करे आरबीआई। समझ में आई बात? इंक्रीज इन द बैंक रेट। क्या डिफरेंस होता है बेटा बैंक रेट और रेपो रेट में? Bank rate is for the long-term needs of the commercial bank and repo rate is for the short-term needs of commercial bank. कमर्शियल बैंक है, मुझे साल 2 साल के लिए लोन चाहिए, तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा आरबीआई कमर्शियल बैंक को, तो बोलेंगे रेपो रेट, क्योंकि साल 2 साल के लिए चाहिए। और अगर यही चीज कमर्शियल बैंक है, मुझे 5 7 10 साल के लिए लोन चाहिए, तो बेटा बोलेंगे बैंक रेट पे लोन लिया। ठीक है जी, यहीं से एक बात और क्लियर कर दो। वैसे पेपर में आ जाता है ये मेजर भी, मैं आपको बता देता हूं, रिवर्स रेपो रेट भी कोई चीज होती है। रिवर्स रेपो रेट भी कोई चीज होती है। पास्ट 10 ईयर में 2 3 बार तो ये भी आया है, ठीक है जी। और बेटा ये भी अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, ये भी इंक्रीज ही किया जाना चाहिए। भैया इन्फ्लेशन का जो आई है ना, वो सब जगह पे आई चलता रहता है। रेपो रेट भी बढ़ा, रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ा दो। अब ये रिवर्स रेपो रेट क्या होता है बेटा? रेपो रेट क्या होता है? वो रेट जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? वो रेट जिसपे कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देता है, ऐसा भी कह सकते हो, या वो रेट जिसपे आप कमर्शियल बैंक अपनी एक्सेस मनी पार्क कर सकते हो विद आरबीआई। ठीक है ना जी। आरबीआई ने कहा जी मुझे दे दो जितना पैसा है, 3.5% ब्याज दूंगा, 3.5% ब्याज दूंगा। और मैं कहूँ 3.5% आरबीआई ब्याज भी दे रहा है, तब भी इन्फ्लेशन रुक नहीं रहा, बहुत इन्फ्लेशन है मार्केट में। इसका मतलब है ये लोन धड़ाधड़ बांट रहे हैं, तभी तो पैसा पहुंच ही जा रहा है। आरबीआई ने कह दिया अगर अब कोई मुझे एक्सेस पैसा देगा, मेरे पास रखेगा, तो मैं 4.5% ब्याज दूंगा, बढ़ा दी ब्याज। कमर्शियल बैंक में ऐसी सिचुएशन में पता है क्या फील होता है कि यार पब्लिक को देंगे, ठीक है हम 6 7 8 10% पे देंगे, लेकिन वो पैसा मरने का खतरा भी होता है, बहुत पैसा मर भी जाता है। आरबीआई को देंगे पैसा मरने का खतरा ही नहीं है,
तो क्या करते हैं कॉमर्शियल बैंक, जितनी एक्सेस मनी होती है ऐसे सिचुएशन में पार्क करते हैं सेंट्रल बैंक के साथ, और 4.5% ब्याज खाते रहते हैं। ये रिस्क फ्री इंटरेस्ट है, कोई रिस्क भी नहीं और ब्याज भी आ रही है। तो बेटा अगर आप ज्यादा मनी पार्क कर दोगे तो ऑब्वियसली आपके पास कम बचेगा लोन देने के लिए। यही तो हम चाहते हैं कि आप लोन ना बांटो, लोन ऑटोमेटिकली डिस्करेज होने लगते हैं। क्लियर है बात? इंक्रीज इन बैंक रेट, इंक्रीज इन रेपो रेट, इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट, तीन बातें बता दी मैंने। आई 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 बढ़ जाए आगे। बेटा सेकंड मेजर जो आरबीआई ले सकता है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। और ओपन मार्केट ऑपरेशन में ना बेटा दो बातें आती है, परचेज और सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अभी यहां पर मैंने क्या लिखा है, मैं सेल की ही बात कर रहा हूं सिर्फ, ठीक है जी। डिफ्लेशन की सिचुएशन होगी या डेफिशिएंट डिमांड की होगी, वहां परचेज करेंगे। बाबू सेल ऑफ सिक्योरिटी का क्या मतलब है? बेटा आरबीआई गवर्नमेंट का बैंक है। अगर आपको याद हो पिछली बार कभी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बिजनेस स्टडीज में हमने पढ़ा था बेटा टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स। बेटा आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी बेचता है, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक है। इसने क्या करा, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन होना, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी मार्केट में बेच दो। बेचने से क्या होगा, आप गवर्नमेंट की सिक्योरिटी मार्केट में बेचोगे, पब्लिक खरीदेगी, खरीदेगी तो उसके बदले में पैसा देना पड़ेगा। पब्लिक ने पैसा दिया, छोटी मोटी अमाउंट की नहीं बेची जाती, 4,000 करोड़, 5,000 करोड़, 4,000 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी ऑफर कर दी मार्केट में, पब्लिक ने खरीदी, यानी कि 4,000 करोड़ इकोनॉमी से निकल जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे, आप गवर्नमेंट को थमा दोगे, 4,000 करोड़ की मचल, 4,000 करोड़ इकोनॉमी से आउट हो गए। यही तो चाहते हैं इन्फ्लेशन की सिचुएशन में, पैसा बाहर निकले, निकाल दिया आपने बाहर। ठीक है जी, क्लियर है बात? आगे बढ़ जाओ। इंक्रीज इन एल आर आर। बेटा एल आर आर का मतलब क्या होता है, लीगल रिजर्व रेशो। एलआरआर का मतलब क्या होता है, लीगल रिजर्व रेशो। बेटा एलआरआर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, सी आर आर प्लस एस एल आर। क्या फर्क होता है, सी आर आर क्या, कैश रिजर्व रेशो, एस एल आर क्या, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। बेटा सी आर आर का पैसा हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना होता है, ठीक है ना जी। एंड दिस परसेंटेज इज फिक्स्ड बाय द आरबीआई। मान लो करंट सिनेरियो में सीआरआर की परसेंटेज 7% है। एसएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, कि बेटा पैसा हर कमर्शियल बैंक को अपने ही पास रखना होता है इन द फॉर्म ऑफ मोस्ट लिक्विड एसेट्स। नाम है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। मोस्ट लिक्विड एसेट्स में अपने पास कमर्शियल बैंक को पैसा रखना होता है। लिक्विड एसेट समझते हैं ना, मोस्ट लिक्विड एसेट क्या है, कैश, कैश की फॉर्म में ही रखना होता है अपने पास, ठीक है जी। और बेटा मैं आपको ये भी बता देता हूं, अगर एक बैंक ब्रांच के बाहर रखा हुआ एटीएम मशीन है, उसके अंदर भी जो पैसा रखा हुआ है वो एसएलआर का ही पैसा रखा होता है, ठीक है जी। बेटा मान लो ये रेट है 13%, तो बेटा एलआरआर कितना हुआ, एलआरआर इन दोनों को मिलाकर बनता है एलआरआर कितना हुआ 20%। आप एलआरआर छोड़कर लोन करते हो। मान लो बेटा किसी बैंक ब्रांच में पिछले 15 दिन में 10 लाख रुपए की डिपॉजिट आए, 10 लाख का 20%, 2 लाख, 2 लाख छोड़ दो, बाकी आप लोन कर सकते हो 8 लाख। ये 2 लाख कहाँ रहेंगे बेटा, 10 लाख का 7% सीआरआर यानी कि 70,000 रुपए, ये तो आप जमा कराओगे विद आरबीआई। और 10 लाख का 13% एसएलआर यानी कि 1,30,000, ये कमर्शियल बैंक अपने पास रखेगा, कि जिसके जिनके डिपॉजिट आए हैं वो पैसा मांगने भी तो आ सकते हैं। आया ना मेरे पास 10 लाख के डिपॉजिट, पैसा मांगने नहीं आ सकते, आ सकते हैं ना। तो बेटा वो मांगने ना जाए तुरंत, इसी वजह से मैं 13% अपने पास रखता हूँ, 7% विद आरबीआई रखता हूँ, बाकी मैं लोन कर सकता हूँ 80%। यानी कि एलआरआर छोड़कर कोई भी बैंक लोन कर सकता है, ठीक है। अब मैं कहूं आप 20% एलआरआर मेंटेन करते थे, 8 लाख का लोन दे रहे थे 10 लाख में से, और इतना करने के बाद भी इन्फ्लेशन आ रहा है मार्केट में, तो क्या करे आरबीआई, आरबीआई एलआरआर की परसेंटेज बढ़ा दे। आरबीआई ने मान लो इसकी परसेंटेज बढ़ाकर कर दी 30%। अब क्या होगा, अगर आप 10 लाख के डिपॉजिट आए तो कितना लोन कर सकते हो, 30% छोड़ दो, यानी कि 3 लाख छोड़ दो, बाकी 7 लाख का लोन कर सकते हो। बेटा क्या इकोनॉमी में पहले के कंपैरिजन में मनी सप्लाई कम पहुंच रही है, पहले 8 लाख पहुंचते, अब कितने बोल रहे हैं, 7 लाख पहुंच रहे हैं, कुछ एक्सटेंड तक तो पैसे कम पहुंच रहे हैं।
पैसे ही कम पहुंचाने हैं तो ऑब्जेक्टिव है। इन्फ्लेशन में पैसे ही तो ज्यादा है लोगों के हाथ में, वही तो कम करना है, वही कर रहे हैं। क्लियर है जी बात? समझ में आई बात? अच्छे से बढ़ जाए आगे। चलो जी, कुछ पूछना है पूछ सकते हो, किसी को भी कुछ पूछना है। देखो जी, तीनों बातें क्लियर है तो बढ़ाऊं बात को आगे। क्लियर? चलो ठीक है, आप कह रहे हो तो। बेटा क्वालिटेटिव मेजर्स की बात करते हैं। बेटा यहाँ ना बातें ना क्वांटिटी में कम होगी, क्वालिटी में ही ज्यादा होंगी। ठीक है ना जी? और ये बात ना, चलो पहले मैं मोरल सुएशन और क्रेडिट राशनिंग से आपको समझा दूं। बेटा मोरल सुएशन क्या होता है? आरबीआई बाय गिविंग अ रिक्वेस्ट कमर्शियल बैंक से कह सकता है कि कुछ पर्टिकुलर सेक्टर को लोन मत करो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में, कि ये कुछ पर्टिकुलर सेक्टर है हमने आइडेंटिफाई किया, आप इनको लोन मत करो, रिक्वेस्ट से बोल सकता है। और क्रेडिट राशनिंग क्या होता है बेटा? ऑर्डर से बोलना। मोरल सुएशन और क्रेडिट राशनिंग में बस एक ही चीज का अंतर है कि ये रिक्वेस्ट से बोलना है और ये ऑर्डर देकर बोलना है। ठीक है जी? बेटा आरबीआई ने रिक्वेस्ट करा या ऑर्डर दिया और कह दिया कि ये कुछ एग्रीकल्चरिस्ट हैं, ये कुछ पर्टिकुलर लोग हैं, या ये कुछ पॉलिटिशियन है, हम चाहते हैं इनको लोन बिल्कुल ना किया जाए, डिस्करेज कर दो लोग। बेटा क्योंकि इन्फ्लेशन की सिचुएशन इकोनॉमी में पैसा पहले हाथ से ज्यादा है, तो कई बार आरबीआई ना कुछ लोगों को ब्लैकलिस्ट कर देता है कि इनको तो बिल्कुल लोन मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से भी जानता है कि कुछ कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्री सेक्टर ऐसे हैं जिनको लोन दिया जाता है वापस कभी नहीं आता। कई बार ऐसा भी कर देता है आरबीआई, मना कर देता है कि किसान क्रेडिट कार्ड इशू मत करो, अब रुक जाओ। या बीच में एचडीएफसी बैंक के ऊपर लगाम लगा दी थी 2-2.5 महीने के लिए, कोई क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करना, आपने अच्छा ज्यादा क्रेडिट कार्ड इशू कर रखा है। देखो बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड इशू होने से क्या होता है आप समझ सकते हो ना बेटा? लोग स्पेंडिंग करते हैं अंधाधुंध, इकोनॉमी में पैसा ज्यादा पहुंचता है, ज्यादा पहुंचेगा तो इन्फ्लेशन आएगा ही आएगा। तो बेटा ये होता है बाय ऑर्डर मना कर, बाय रिक्वेस्ट मना करना, और ये होता है बाय ऑर्डर मना कर देना। अच्छा एक बात बताओ, मैं तो आपसे ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आरबीआई रिक्वेस्ट भी कर रहा है तो क्या कमर्शियल बैंक नहीं मानते होंगे? मानते होंगे कि नहीं मानते होंगे रिक्वेस्ट करने पर भी? ऐसा क्यों? क्यों लगता है आपको कि क्यों मानते होंगे आरबीआई से? नहीं नहीं बताओ, आप गेस करो बेटा। हाँ जी, एक हमने फंक्शन पढ़ा हुआ है सेंट्रल बैंक का, अगर आपको याद हो तो, नहीं भी याद तो अब रिवीजन में नहीं पढ़ा हमने भी। बेटा फंक्शन होता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, मतलब आरबीआई आखिरी चारा है कमर्शियल बैंक का। देखो अगर कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत पड़ी और कोई कहीं से पैसे अरेंज ना हुए, तो बेटा आरबीआई आपके लिए आखिरी चारा है, इस वजह से आप आरबीआई की हर रिक्वेस्ट सुनते हो। बेटा अब आप सोच रहे होंगे आरबीआई मतलब कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत पड़ेगी ही क्यों, मैं बता देता हूँ क्यों पड़ेगी। मेरी तरफ देखना, 10 लाख के डिपॉजिट आए, 7% सीआरआर मेंटेन करी, 13% एसएलआर मेंटेन करी, 2 लाख रुपए तो है मिलाकर, 70,000 आरबीआई के पास, 1,30,000 आपके पास, 8 लाख का लोन दे दिया। अगले दिन उन 10 लाख में से जिसके 5 लाख थे वो मांगने आ गया कि जी मैंने डिपॉजिट कराए थे कुछ दिन पहले, लो 5 लाख लाओ। हैं कमर्शियल बैंक के पास कितने हैं? 1,30 है, 70 आरबीआई के पास पड़े, पैसे की जरूरत कितनी है? अगर 1,30 दे भी दिए, 370 और चाहिए, कौन देगा? आरबीआई देगा बेटा। अगर आरबीआई की हर बात मानोगे, हर डायरेक्शन मानोगे, तो बेटा पैसे मिलने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी वजह से कहा गया कि आरबीआई की लोग रिक्वेस्ट भी सुनते हैं, ऑर्डर की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, रिक्वेस्ट भी सुननी पड़ेगी कमर्शियल बैंक को। क्लियर है अच्छी बात? ऑल ओके? बढ़ाएं बात को आगे। बेटा अब बात करते हैं क्वालिटेटिव मेजर की, लिखा हुआ है इंक्रीज इन द मार्जिन रिक्वायरमेंट। बेटा आपने ना ये बात पढ़ी है वैसे तो, मान लो बेटा किसी इंसान के पास 1 करोड़ की सिक्योरिटी है, आप पहुंच गए कमर्शियल बैंक के पास, 1 करोड़ का लोन मिल जाएगा? 1 करोड़ की सिक्योरिटी अमाउंट रखना चाहते हो, गिरवी 1 करोड़ का घर है आपके नाम, आप बैंक को कह रहे हो गिरवी रखे मुझे 1 करोड़ रुपए का लोन दे दो, दे देगा? क्यों? क्यों? अच्छा देगा क्यों नहीं? कोई तो कारण होगा, नहीं देगा। गलती से बेटा इसके दाम अगर गिर गए ना इस घर के, तो आप लोन नहीं दोगे। अगर गलती से इसके दाम 90 लाख रह गए ना घर के, तो आप क्या करोगे? लोन नहीं दोगे। और आरबीआई इस कमर्शियल बैंक कोई भी इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहता। तो बेटा आरबीआई की डायरेक्शन होती है कि एक मार्जिन काट कर ही लोन किया जाए, और बेटा जनरली मार्जिन 25% रहता है।
यानी कि अगर 1 करोड़ की एसेट्स हैं आपके पास तो 25% मार्जिन छोड़ दो, 75 लाख का ही कॉमर्शियल बैंक लोन करता है। ठीक है जी। और मैं कहूं यही सिचुएशन चल रही थी और इसके बाद भी इन्फ्लेशन है मार्केट में, तो क्या मतलब 25% मार्जिन ले रहे हो तब भी इन्फ्लेशन चल रहा है, आरबीआई क्या करेगा, मार्जिन मनी बढ़ा देगा, इंक्रीज इन द मार्जिन फॉर्म। आरबीआई ने कह दिया जी अब मार्जिन 35% लो, अगर अब 1 करोड़ की कोई एसेट गिरवी रखना है तो 35 लाख छोड़ दो, यानी कि 65 लाख का लोन कर दो। अब बेटा आदमी क्या करेगा ऐसे सिचुएशन में, वो यही सोचेगा यार पिछले हफ्ते तो पता करके गया हूं, तब तो 25% मार्जिन मिलती है, 35% मतलब 1 करोड़ की चीज गिरवी रख लो, 35 लाख तो बिल्कुल खत्म मानते हो आप, 65 लाख का लोन छोड़ो मुझे चाहिए ही नहीं। और यही तो आप चाहते हो, डायरेक्टली आप मना कर नहीं सकते, सब इनडायरेक्टली मना करने के तरीके कि लोन मत लो इस सिचुएशन में। हो जाएगी बेटा ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई कंट्रोल। क्लियर है जी बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी? अभी तक खत्म हो गया वैसे चैप्टर। ठीक है, मैं थोड़ा सा बस बात और कर दूं और फिर पैक करते हैं बेटा। अच्छा, अगर टॉपिक ये आ जाए मेजर्स टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड, एक्सेस डिमांड नहीं, मेजर्स टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड, तो यही फिस्कल मेजर है, यही मॉनेटरी मेजर है। इंक्रीज इन द टैक्स रेट लिखा है, डिक्रीज इन द टैक्स रेट, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लिखा है, इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। डेफिशिएंट डिमांड की वजह क्या होती है बेटा, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो पैसा बचाओ। अगर आप टैक्सेस कम कर लोगे तो बेटा लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा। अगर गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ा लेगी, गवर्नमेंट खर्चे बढ़ाएगी तो कोई तो इनकम रिसीव करेगा, अगर उनके हाथ में पैसा जाएगा तभी तो वो खर्चेंगे ज्यादा। ठीक है जी। आरबीआई क्या करे, डिक्रीज इन द बैंक रेट, डिक्रीज इन द रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन में परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डिक्रीज इन एलआरआर, डिक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। मोरल सुएशन का नाम मोरल सुएशन ही रहेगा, क्रेडिट राशनिंग पे लिखा जाएगा विड्रॉल ऑफ क्रेडिट राशनिंग। ठीक है जी, सिर्फ इसकी बात कर देता हूं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। बेटा अगर मार्केट में डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो आरबीआई को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापसी बाय कर लेनी चाहिए। कभी ना कभी आपने मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोई ना कोई बेची होगी, उसको वापसी बाय करो। आप क्या करोगे, वापसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करोगे, जब बाय करोगे तो पैसा दोगे, इकोनॉमी में पैसा पहुंच जाएगा, यही तो चाहते हैं डिफ्लेशन की सिचुएशन में, कि इकोनॉमी में पैसा पहुंचाया जाए। लोग डिमांड नहीं कर पा रहे, उनके पास पैसा नहीं है खर्चने को। क्लियर है बात? कोई दिक्कत तो नहीं है अब इस बात में? टॉपिक डन, चैप्टर डन। कल से करेंगे पास्ट ईयर क्वेश्चन स्टार्ट, अभी नहीं कर रहे। रखते हैं आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।